Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Sociology Prep Zone. So I am Sivani and I have done my master from JNU and currently I am doing PhD in this particular discipline, and also I had qualified NET-BIT 98.08 percentile and availing ICSSR scholarship right now, and also 6+ year of academics experience in this particular discipline I have. And the most repeated question which a student ask and afraid of about the mode of explanation, so the mode of explanation will be bilingual, but मैं इतना बोलना चाहूँगी कि जब इट्स कम टू दिस पार्टिकुलर डिसिप्लिन सोशोलॉजी, तो हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, सो प्लीज़ कॉर्पोरेट विद दैट। ओके, सो जैसा कि हमें पता है कि पूरा सिलेबस जो है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है और ईच पार्ट हैज़ 4 यूनिट। तो मैं आज 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया है और बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। और 2019 से 21 में जितने भी क्वेश्चन पीजी में पूछे गए हैं, क्योंकि उस समय सीयूईटी तो थे नहीं, तो पीजी में जो जेएनयू में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जो कि हम बहुत टाइम रिपीटेडली पूछा गया है, तो मैं वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या हो सकता है? टेक्निकल टर्म इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म, बायोलॉजिकल्स नीड्स एंड कल्चरल्स वैल्यू। सो जब भी कल्चरल्स वैल्यू, बायोलॉजिकल्स नीड्स ये आते हैं तो आंख बंद करके आपको माइलिनोविस्की टिक करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर माइलिनोविस्की कौन है और क्या क्या इनसे रिलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है। और ये फंक्शनल एनालिसिस ऑफ कल्चर दिए हैं और इन्होंने नीड्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो नीड को 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज बेसिक, सेकेंड वन इज derived, and the third one is integrative. Okay, तो ये ध्यान रखना है कि राइटिंग थोड़े अच्छे नहीं है, तो क्योंकि टैब पे आदत नहीं है। तो बेसिक नीड्स, ड्राइव्स नीड्स और इंटीग्रेटेड नीड। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि बेसिक नीड जो है वो आपका बायोलॉजिकल नीड्स होता है, जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद ड्राइव्स नीड जो होता है आपका कल्चर से रिलेटेड होता है, जैसे कि एजुकेशन वगैरह, और जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ये सब आपके ड्राइव्स नीड्स में आएगा ऑब्वियसली। और इंटीग्रेटिव नीड्स जो होता है वो ड्राइव्ड होता है सिम्बॉलिक, जो आपको जो नीड्स होता है उससे रिलेटेड होता है, जैसे कि आपके रिलीजन जो आपको इंटीग्रेट करके रखता है। ओके, और मैंने ये कुमार राखा का पेज अटैच किया है, इसमें आप वो देख सकते हैं, इसका जो इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनिज्म की बात कर रहे हैं कि मालिनोविस्की कल्चर, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा ये सेक्शन और ये सेक्शन। ओके, मैं पीडीएफ पोस्ट करूँगी जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन, who define the culture of society as the way of life of its member, the collection of idea and habits which they learn, share and transmit from generation to generation। तो यहाँ पे कौन सा है? कलेक्शन ऑफ आइडिया किसके डेफिनेशन में होगा, हैबिट किस में होगा, लर्न, शेयर एंड जनरेशन टू जनरेशन। हम लोग को पता है कि कल्चर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है ना, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये जब भी ये आएगा ना तो ये है ईवी टाइलर से रिलेटेड। ओके, तो वो ऐसा क्वेश्चन आपसे ना छूटे, इसके लिए मैं सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन ऑफ कल्चर लेकर आई हूँ। वैसे तो कल्चर में पूरा एक सेशन क्लास लिया जा सकता है, इतना बड़ा चैप्टर है, बट जो इम्पोर्टेंट हो सका है मैं वो लेकर आई हूँ।
तो कुछ की पॉइंट होगा जिसको अभी ध्यान रखिएगा पढ़ते हुए। जब भी डिफिनीसन में कम्प्लेक्स होल आता है, ओके, देन होगा आपका आंसर ई.बी. टाइलर, ठीक है, ओके। मेलिनोविस्की से रिलेटेड अगर कोई आएगा तो याद रखना है कि हैंडी वर्क ऑफ मैन, ओके, हैंडी वर्क ऑफ मैन आएगा, देन मेलिनोविस्की और हैंडी वर्क ऑफ मैन, ओके। उसके बाद विंडेड डेविड करके जो वो थिंकर है, उनसे रिलेटेड आएगा तो एग्रोफैक्ट्स जो कि प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन है, आर्टिफैक्ट जो प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री है, ये याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। और उसके बाद सोशियो फैक्ट, तो जब भी एग्रोफैक्ट, आर्टिफैक्ट, सोशियो फैक्ट आता है तो समझ जाइएगा कि डेविड विंडे से रिलेटेड कल्चर का थियरी है, डिफिनीसन है। देन रूथ फर्स्ट से रिलेटेड अगर आएगा, फिर आप कौन सा की पॉइंट आप याद रख सकते हैं, तो ट्रांसम्यूट एंड ट्रांसमिट, ओके, ट्रांसम्यूट एंड ट्रांसमिट आता है, देन रूथ फर्थ। उसके बाद क्लाइव कौन से रिलेटेड आएगा, फिर आप कौन से की पॉइंट याद रख सकते हैं, ब्लू प्रिंट्स फॉर ऑल ऑफ लाइफ एक्टिविटी, ओके, सो ये याद रखना है। रेड फील्ड से रिलेटेड आएगा, फिर आप क्या याद रखिएगा, इससे याद आएगा, देन याद रखिएगा आप कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग जो है, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग, हाँ, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग याद रखिएगा। बीएसटी से रिलेटेड आता है तो फिर अब यहाँ पर देखिए क्या कन्फ्यूजन है, कम्प्लेक्स होल आप उसमें यहाँ पर अगर देखेंगे ई.बी. टाइलर में भी यहाँ पे है ये कम्प्लेक्स होल, ठीक है, और यहाँ पे बीएस्टेड में भी कम्प्लेक्स होल है। अब तो ये आएगा तो आप लोग दोनों ऑप्शन में तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो याद रखना है इनके कॉम्प्लेक्स होल से नहीं, वी थिंक, वी डू एंड हैव एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो भी हम सोचते हैं और जो भी हमारे पास है वो कल्चर है। तो ये किसने कहा था, तो ये बीएस्टेड ने कहा था, ठीक है। फिर ल्यूनबर्ग से रिलेटेड आएगा तो फिर हम कौन सा याद रखेंगे टर्मिनोलॉजी, ये देखना है, तो फिजिकल एंड सिम्बॉलिक प्रोडक्ट ऑफ दिस बिहेवियर, ठीक है। देन लास्ट मैकाइवर और पेज से रिलेटेड है, तो इसमें कल्चर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर, मोड ऑफ लिविंग, थिंकिंग, तो मोड ऑफ लिविंग, थिंकिंग जब भी ऐसे रहेगा, इंटरकोर्स, रिलीजन, रिक्रिएशन, लिटरेचर एंड इन्जॉयमेंट, तो आप समझ जाइएगा कि ये मैकाइवर से रिलेटेड है। तो अब हम लोग एक बार याद कर लेते हैं, कम्प्लेक्स होल आएगा, देन ई.बी. टाइलर, हैंडी वर्क ऑफ मैन आएगा, देन मेलिनोविस्की, डेविड विंडे से रिलेटेड आएगा अगर एग्रोफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और सोशियो फैक्ट्स, देन डेविड विंडे, एंड फर्थ से रिलेटेड आएगा, देन ट्रांसम्यूट एंड ट्रांसमिट, एंड क्लाउड क्लू कौन से रिलेटेड आएगा, फिर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि किसने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर दिया है, या ये डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि एग्रोफैक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स और सोशियो फैक्ट किसने दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देन फिर रेडफील्ड से रिलेटेड है, रेडफील्ड से रिलेटेड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग आएगा, देन रेडफील्ड से है। बीएस्टेड से रिलेटेड आएगा तो आप यहाँ पे कम्प्लेक्स होल से, जैसा कि मैं बताई थी, कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट वी थिंक एंड वी हैव एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एज कल्चर, तो ये बीएस्टेड का है। ल्यूनबर्ग का आएगा, फिर आप समझ जाइएगा फिजिकल एंड सिम्बॉलिक प्रोडक्ट ऑफ दिस बिहेवियर, ओके। फिर मैकाइवर और पेज से रिलेटेड आएगा तो आप समझ जाइएगा कि मोड ऑफ लिविंग, ठीक है, मोड ऑफ लिविंग, थिंकिंग, इंटरकोर्स और रिलीजन, रिक्रिएशन, लिटरेचर, इंजॉयमेंट, जितना भी चीज़ आता है ना वो अगर इससे पूछ रहा है तो मैकाइवर एंड पेज से रिलेटेड, ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, a specific guide to action which define acceptable and appropriate behavior in particular situation is, तो ये अगर पूछता है तो क्या याद रख पूछ रहा है, एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपसे पूछ रहा है।
तो ये याद रखना कि जब भी एक्सेप्टेबल और अप्रोप्रिएट बिहेवियर आता है तो आपका आंसर होगा नॉर्म्स। ओके, फिर ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्म्स क्या है, स्टेटस क्या है, रोल्स क्या है, वैल्यू क्या है। क्योंकि नॉर्म्स तो आपने टिक कर दिया है, बाकी ऑप्शन आपने क्यों नहीं टिक किया, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो जब भी एक्सेप्टेबल और अप्रोप्रिएट बिहेवियर आता है तो आपका आंसर होगा नॉर्म्स। जब भी डिजायरेबल आता है और व्हाट इज़ गुड और बैड, देन आपका आंसर होगा वैल्यू। और जब भी पोजीशन से रिलेटेड आएगा देन होगा आपका स्टेटस, क्योंकि पोजिशनल जो होता है थिंग्स वो आपके स्टेटस से रिलेटेड है। जो भी जब भी एक्सेप्टेशनल बिहेवियर ऑफ रोल आएगा देन होगा एक्सेप्टेशनल बिहेवियर रिलेटेड टू स्टेटस आएगा देन आपका रोल आएगा। ओके, सो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले जो है वो किसने यूज किया था इसको नॉर्म्स को। तो एम शरीफ का बुक है, वो है, मैंने यहाँ पर बुक भी लिख दिया है, इन द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स। ठीक है, उसमें इन्होंने यूज किया है एज अ कॉमन स्टैंडर्ड और आइडिया। देन ये भी पूछ सकता है कि किसने इसको डिवाइड किया है। तो ये नॉर्मन स्टोरेट जो है, इन्होंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया, डिस्टिंक्ट कैटेगरी दिया है इसका, जिसमें प्रेस्क्राइब्ड है, प्रोस्क्राइब्ड है, प्रेफर्ड है और परमिटेड नॉर्म्स है। अब होता है कि प्रिस्क्राइब नॉर्म क्या होता है, तो जो भी एक्सपेक्टेड होता है और रिक्वायर होता है मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि मैं जब भी यहाँ पे यूट्यूब क्लास अपना ओपन करूँगी तो मैं बोलूँगी कि गुड मॉर्निंग और हेलो एवरीवन, ऐसे करके मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि जब भी आप किसी से मिले तो आप उसको ग्रेट करें, ठीक है, और रिक्वायर्स भी होता है करना ऐसा। देन कम टू द प्रोस्क्राइब्ड नॉर्म्स। फिर क्या होता है, जो कि बिहेवियर दैट आर प्रोविटेड और नॉट एक्सपेक्टेड। जो कि अगर मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ तो आप मेरे से ये तो उम्मीद नहीं करिएगा कि मैं यहाँ डांस करना शुरू कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं आपसे भी ये उम्मीद करूँगी कि आप इसे पढ़ें, ना कि यूट्यूब चल रहा है और सो गए, ठीक है। तो और अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आपकी, आप मंदिर जब भी जाते हैं तो प्रणाम करना आपका क्या हो सकता है कि आप या फिर मस्जिद जाते हैं तो वो नमाज पढ़ना या फिर आपका प्रणाम करना या फिर प्रार्थना करना, ये आपका हो जाएगा प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, जो कि एक्सपेक्टेड है कि और रिक्वायर्स भी है कि आप जाते हैं तो करें। लेकिन आप मंदिर में जाके क्या नमाज पढ़ सकते हैं या फिर मस्जिद में जाकर क्या आप पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड होता है हमारे सोसाइटी में, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते। तो ये आपका प्रोस्क्राइब्ड हो गया। अब प्रेफर्ड वाले में क्या आता है, बिहेवियर दैट आर डिजायरेबल बट नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड। डिजायरेबल होता है कि आप ऐसा कर भी सकते हैं, लाइक वैल्यू नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे आप मंदिर से क्रॉस करो तो प्रणाम करो, तो ये डिजायरेबल होता है। आपको इनबिल्ट ऐसे बिलीफ आता है कि ठीक है अब जा रहे हैं तो ब्लेसिंग ले लेते हैं ऐसे करके। ये कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं करिएगा तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, बट हम लोग ऐसे बिलीव करते हैं। देन परमिटेड नॉर्म्स आ गया। देन implicitly suggested and behavior that are allowed but not necessarily encouraged। तो ये अलाउड होता है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कि हम तो बहुत मॉडर्न हैं, जो चाहे वो पहनने के लिए देते हैं हम अपनी बहू को, बेटियों को। बट ऐसा नहीं होता है कि ये अलाउ नहीं होता है कि आप रिप्ड जीन्स पहन लिए या फटा जीन्स पहन लिए या कुछ भी ऐसे और घूम रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपके घर में रूल्स नहीं है, मतलब डिफरेंट सोसाइटी और द फैमिली हैव अ डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन, सो आप ऐसा करने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया। और फिर दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि मैंने आपको बोला है कि डाउट आप कमेंट सेक्शन में दे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप मुझे पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दे या कुछ भी कर दे। तो ये क्या हुआ कि बिहेवियर जो कि अलाउ है कि आप कर सकते हैं, लेकिन इनकरेज नहीं किया गया है कि हाँ आप ऐसा करो ये करो, ठीक है। देन ये आता है कि रोल्स क्या है। तो रोल्स को सबसे पहले तो पैरेटे ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और रोल्स जो होता है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, जो कि आपके पोजीशन से वो, जैसे कि मैं टीचर हूँ, ये मेरा स्टेटस है, बट मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्योंकि मेरे जो वो स्टेटस है, टीचर का जो स्टेटस है, उससे यही एक्सपेक्टेशन है कि वो पढ़ाया जाए, ना कि डांस करे, ठीक है। तो टीचर ये मेरा स्टेटस और पढ़ाना इट्स माय रोल।
सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है सो रोल है, और स्टेटस मेरा टीचिंग है, ठीक है। तो पोजिशनल जब भी आएगा तो समझ आएगा ये स्टेटस से रिलेटेड है। एक्सपेक्टेड आएगा देन समझ आएगा रोल से रिलेटेड है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट, बिलीव, व्हाट इज़ गुड, डिजायरेबल आए तो ये वैल्यू है। नॉर्म्स क्या होगा, उसी वैल्यू को कि क्या सही है और क्या डिजायरेबल है, उसको जब आप रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं देन इट्स बिकम्स नॉर्म्स। ओके, जैसे कि ठीक है आप प्रणाम कर सकते हैं और मंदिर को देख, भगवान को देख के प्रणाम करें, ये करें, ये सब ऐसे करके ना, तो डिजायरेबल है, ठीक है कि आप कर सकते हैं। लेकिन हर रोज़ आपको जाके सुबह में मंदिर धोना है और धो के ही पूजा करना है, देन इट्स बिकम्स नॉर्म्स कि ये रूल्स है। या फिर आप स्कूल कॉलेज का एग्जाम्पल ले लें, एल्डर का रिस्पेक्ट करना, इट्स कुड बी नॉर्म, वैल्यू, सॉरी वैल्यू, कि ये इट्स कुड बी वैल्यू, क्योंकि ये डिजायरेबल है। वो ऐसा नहीं कि आप नहीं भी करेंगे तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप कॉलेज में जाके 9 बजे या 10 बजे या स्कूल में जाके हर रोज़ क्लास में इंटर करने से पहले पूछते हैं मे आई कमिंग सर, मे आई गो सर, और सॉरी, थैंक यू, और ये सब, क्योंकि वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं तो उसको आप फॉलो करना होता है। तो जब वो किसी एक्शन में जब रूल्स ऐड हो जाता है देन इट्स बिकम नॉर्म्स, जब वो पनिशमेंट ऐड हो जाता है देन इट्स बिकम सैंक्शन। तो वो अनदर थिंग्स है, वैल्यू, नॉर्म्स, फोकवेज, कस्टम्स एंड मूडे, सैंक्शन, टैबू, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग फिर कभी। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट फंक्शनलिज्म एंड मार्क्सिज्म। सो पढ़िए पहले कि फर्स्ट बोल रहा है ऑप्शन कि दे आर मैक्रो थ्योरी, दे रिगार्डेड सोसाइटी एज अ सिस्टम, दे टेंड टू सी ह्यूमन बिहेवियर एज शेप्ड बाय सिस्टम। तो देखिए पहले मैक्रो थ्योरी क्या होता है। जो माइक्रो थ्योरी होता है वो जैसे वो होता है कि ग्रैंड थ्योरी जो होता है उसमें बिलीव करने वाले कि सोसाइटी को देखता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, कि सब एक साथ में आके कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड होता है। देन इट विल बी द माइक्रो, कि वो कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज है, मेंटेन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है। तो उसमें फंक्शनलिज्म आएंगे और कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले आएंगे। देन माइक्रो थ्योरी में क्या होता है, उसमें माइक्रो लेवल एनालिसिस होता है कि जो कि इंडिविजुअल्स पे स्पेसिफिक होता है। जैसे आप मीड को ले लीजिए, कूले को ले लीजिए, फ्राइड को ले लीजिए, तो ये सब आई मी का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है उन्होंने, मीड ने कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ का दे रखा है, फिर फ्रॉड का स्टेटस का दे रखा है। तो ये सब किस में आएंगे, सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वाले आएंगे। तो ये आएंगे माइक्रो एनालिसिस, क्योंकि ये इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके ओके, वेट, सिम्बॉलिक सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वाले जो आएंगे वो माइक्रो में आएंगे। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. The concept of culture of poverty was developed by, तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी पहले क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है जैसे कि हम अभी, आप यूट्यूब के उस साइड आप हैं कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, किसी किसी स्टूडेंट को ऐसे लगेगा कि मेरे पास नेट का प्रॉब्लम है कि नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है कि ऐसे करके, मैं हिंदी मीडियम से आती हूँ और मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है बेसिकली। तो ये क्या हो जाता है कि जब आप इसके यूज टू हो जाते हैं और जब आपको अचानक से आप JNU में, BHU में या कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में आइएगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि ये सारे रिसोर्सेस आपके पास जब मिलेगा आएगा, तो आपको जो प्रॉब्लम होता है इससे आने के लिए और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इस जो पॉवर्टी ऑफ कल्चर का जो साइकिल है उसके बारे में ही ये बात कर रहे हैं। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। सो आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो इसको पक्का जल्दी से ब्रेक कर दीजिएगा। सो फिर ये है ऑस्कर लेविस का
कॉन्सेप्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ओके, जो कि बताते हैं कि पॉवर्टी इज़ नॉट अबाउट लैक ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तभी आप गरीब हो सकते हैं, ठीक है, वो भी वन ऑफ द फैक्टर है बट नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ओके। और भी वेरियस फैक्टर होते हैं जिससे डिफाइंड होते हैं। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और लर्न सेट ऑफ बिहेवियर्स, वैल्यू, एटीट्यूड passes down through the generation. It's argue that the people in long term poverty develop the unique lifestyle, and ये important है, fatalism, immediate gratification and low aspiration। ये जो लो एस्पिरेशन होता है यही आपको रोकता है, एक ट्रैप की तरह काम करता है इससे बाहर निकलने में, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप निकल नहीं पाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द थिंकर हु टर्म फंक्शनलिज्म इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म। ये वही क्वेश्चन है जो कि मैं बताई थी कि क्या होगा, ये आपको बनाना है, ठीक है, और क्या एक्सप्लेनेशन है मैं बताई थी। देन क्वेश्चन नंबर 7, a system of strict racial segregation is called। सो strict racial segregation क्या होता है ये पता नहीं। तो साउथ अफ्रीका में पहले एक पॉलिटिकल पॉलिसी था, साउथ अफ्रीका में पॉलिटिकल पॉलिसी था जिसके थ्रू क्या होता था कि जो भी वाइट मैन और ब्लैक मैन होता था वो सेपरेट रखते थे, और उसी बेसिस पे आपको जो पॉलिटिकल्स वो है वैल्यू है वो दिया जाता था कि अगर आप वाइट मैन है तो आपको ये दिया जाएगा, आपको ये। तो वो एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने बनाया था पॉलिसी, और इसी को हम बोलते हैं अपार्थाइड, ठीक है, अपार्थाइड, और सॉरी प्रोनाउंसिएशन जो भी हो देख लीजिएगा। देन the intermediate stage in the evolution of academic discipline according to अगस्त कॉम्टे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानना है कि अगस्त कॉम्टे का स्टेज क्या होता है। हम लोग को पता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, 1839 में जो टर्म दिया था, पहले सोशल फिजिक्स बोला जाता था, फिर इन्होंने सोशलॉजी में किया था। तो ये सब तो हम लोग को पता है, बेसिक है, जिसको भी पता है ऑब्वियसली। देन इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि उनका स्टेजेज ऑफ सोशलॉजी क्या है। सो मैंने ये बनाया डायग्राम जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनमें 3 स्टेजेज ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेज इन्होंने दिया है, जिसमें है थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम थियोलॉजिकल स्टेज को पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। तो थियोलॉजिकल स्टेज क्या है, आप एज्यूम करिए कि आप उस एरा में जब साइंस कुछ नहीं है, बिजली पानी किसी चीज़ का पता नहीं है, किसी चीज़ का साइंटिफिक रीज़न नहीं पता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि ठीक है बिजली कड़क रही है, ठीक है, बिजली कड़क रही है, तो आपको लगेगा कि ज़रूर कोई मैजिक किया है या फिर कोई जादू टोना किया है, तभी ये है कि आग जैसा निकल रहा है, बिजली कड़क रहा है। पहले होता था ना, हम लोग स्टोरी सुनते हैं कि वो ओखल जो होता है कूटने वाला, वो ऐसा जो भी विलेज एरिया से होंगे नॉर्थ साइड से, उनको स्टोरी सुना होगा कि वो करने के दौरान आसमान में लगा तो आसमान ऊपर चला गया, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो जो सुपर नेचुरल थिंग्स में जो हम बिलीव करते थे वो इस एरा में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम ये सोचना शुरू कर दिए, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हमारे दिमाग में आने लगा कि बिजली कड़क रही है तो इसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि कोई भूत चुड़ैल या जादू टोना मैजिक ही होगा, इसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है, कुछ और हो सकता है, हम लोग सोच रहे हैं बट हम लोग को नहीं पता है कि ये क्या कारण है, ठीक है। ये मेटाफिजिकल स्टेज वाले हैं, ओके। देन पॉजिटिव स्टेज, जिसको हम साइंटिफिक स्टेज भी बोलते हैं, इसमें हम लोग वो रीजन ढूंढते हैं, रेशनली सोचते हैं, और सबसे फाइनल डेवलप्ड स्टेज है जहाँ हम सोचते हैं कि अच्छा इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे ये है, ठीक है, वो सोचते हैं। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये ना पूछ के ये पूछ लेता है कि थियोलॉजिकल स्टेजेस जो है वो कितने स्टेजेज में डिवाइडेड है, ठीक है। तो थियोलॉजिकल स्टेज जो है यहाँ पर ये नेचर नहीं होगा, ये है स्टेजेज, ठीक है, ये स्टेज है। तो इसमें है फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म क्या है। तो फेटिसिज्म वाले जो लोग थे उनका फेथ था, विश्वास था, फेटिस में वो बिलीव करते थे, उनका क्या किसी जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकुलर, जैसे टोटमिज्म हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है,
उसके बाद कि आप कभी सोचते हैं कि पीपल के पेड़ में ही भगवान है, और उसमें और कौन सा पेड़ होता है सॉरी, पीपल के पेड़ में ही भगवान है, और तुलसी के पेड़ पौधा में ही, और उसके बाद ये और पता नहीं कौन कौन सा पेड़। तो आप इसी में सोचते हैं कि इसमें ही है, आम का पेड़ में क्यों नहीं है? कभी आप सोचें क्यों पीपल के पेड़ में ही है, क्यों पीपल के पेड़ में ही भगवान बसते हैं, अब आम के पेड़ में क्यों सिर्फ आम लगता है? ये सब सवाल जो है ये फेतिसिज्म वाले हैं, जो बिलीव करते थे कि किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मैजिक है और वो जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं पॉलीथीज्म वाले लोग। तो पॉलीथीज्म वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में भी मैजिक, बहुत सारे भगवान हैं और सबके अलग अलग है। बिजली कड़क रही है यानी कि थंडर ऑफ गॉड है, डार्कनेस है यानी कि गॉडेस है, जो भी गॉडेस ऑफ डार्कनेस। बारिश आ रही है यानी कि गॉड ऑफ रेन, बारिश के जो भगवान इंद्र भगवान है, हम लोग को पता है ना कि अलग अलग अग्नि देवता है, फिर पहाड़ों के देवता अलग है, धरती के देवता अलग है, पानी का गंगा यमुना मैया ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे। तो ये बोले कि नहीं बहुत सारे चीज़ें और सब में भगवान है, ऐसे करके ना कि बहुत सारे भगवान। देन आते मोनोथिज्म वाले, बोलते हैं बहुत कन्फ्यूजिंग है, ऐसा नहीं है, एक ही भगवान है और वही सबको रेगुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग को याद रखना है कि थियोलॉजिकल का 3 स्टेज है, जो कि फेथिसिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म है। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, पैट्रिक गिडेंस बिलोंग टू। तो ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? तो ये बॉम्बे स्कूल से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ जो याद रखने वाला चीज़ है वो ये है कि ये कब आए थे? 1919 में ये यहाँ पे आए थे, बॉम्बे इस स्कूल में आए थे, ठीक है, बॉम्बे स्कूल में आए थे। और इन्होंने डिपार्टमेंट जो है ये वो रहे हैं फाउंडिंग, जो फाउंडेशन जो रखना होता है किस पार्टिकुलर डिसिप्लिन का, वो इन्होंने रखा है। तो उस समय इसका सिविक्स एंड सोशोलॉजी करके ऐसे है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बट ऐसे ही सोशोलॉजी करके है। जो टाइटल सिविक्स जो है इन्होंने टाइटल रखा था सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का कि उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सिविक्स एंड सोशोलॉजी करके है, उन्होंने ये डिपार्टमेंट का नाम रखा था। और इनके जो स्टूडेंट थे वो थे जीएस गोरे। ओके, जीएस गोरे थे जो कि फाउंडिंग फादर है, सोशोलॉजी के फादर है, ठीक है, फादर ऑफ सोशोलॉजी मानते हैं। तो ये कब बने थे ये फादर? तो 1919 से 1924 तक वो थे, और 1924 से ऑनवर्ड ये जीएस गुरे बन गए, ठीक है। और जीएस गुरे के आप सोचे, जीएस गुरे ने और एक जर्नल जो कि पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल, वो है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। ओके, और जीएस घुरे के जो स्टूडेंट थे वो कौन होंगे आप सोचिए? जीएस घुरे के स्टूडेंट एमएन श्रीनिवास, ओके, और इरावती कारवे, और एक मार्क्सिस्ट थिंकर है, मैं बोल रही हूँ, और भी है बहुत सारे। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन से हमेशा पूछता है कौन से, और स्टूडेंट याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी में डालने के लिए दे देता है। तो जो आपको पता रहेगा कि ये जीएस गुरे के स्टूडेंट है, तो कभी आप ये गलती नहीं करिएगा कि एमएन श्रीनिवास को पहले डाल दिए क्रोनोलॉजी में और जीएस गुरे को बाद में डाल दिए, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एनालाइज द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर किसने एनालाइज किया था ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, और ये क्यों होगा ये हम लोग को पता करना। तो हम लोग को पता ही है कि हार्वर्ड स्पेंसर जो है वो सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में देखते हैं। तो और सोशोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्योरी भी इनसे रिलेटेड है, हम लोग को पता ही है। तो ये देखते हैं कि जैसे हमारा बॉडी है वो उसका पार्ट है, जैसे कि मैं मुंह से बोल रही हूँ, आँख से देख रही हूँ, हाथ से लिख रही हूँ, ऐसे ही समाज जो होता है एक ऑर्गेनिज्म के रूप में जिसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। वो पार्ट क्या है? वो इंस्टीट्यूशन है, फैमिली, एजुकेशन, स्कूल, लॉ, जो भी है, ये सब कैसे है कि एक साथ मिल के आके काम करते हैं और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सबका अलग अलग काम है जिससे समाज स्टेबल रहता है। तो ये किसका हो गया?
ये हार्बर्ट स्पेंसर का है जो इस पे बात किया। कार्ल मार्क्स का हम लोग को पता ही है कि कन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं और क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। देन इनका टालकट पार्सन का भी है ऐसे ही कि इससे रिलेटेड कि ये सोसाइटी को देखते हैं कि कैसे वो स्टेबल तरीके से काम करेगा, एक साथ आके एक ग्रैंड थ्योरी जो देते हैं कि कैसे समाज एक साथ रहता है। और इस ग्रैंड थ्योरी को बाद में किसने क्रिटिसाइज किया था? मर्टन ने। ग्रैंड थ्योरी, और इसको क्रिटिसाइज किया था मर्टन ने, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 11, the process which implies the psycho-narrative challenge of the communities to break away from the hierarchy to equality, from holism to individualism, and continuity to historicity, from transcendent to worldly relationalism and secularism is known as, ठीक है। तो इसमें आपको लग सकता है कि ऑल ऑफ द एबव होगा, बट ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हर समय ऑल ऑफ द एबव नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी वेस्टर्नाइजेशन का आएगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग इमिटेट करते हैं जो वेस्टर्न थिंकिंग रहता है उसको, वेस्टर्न थिंकिंग उसको हम लोग इमिटेट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है? जो गुड सर्विस से रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन जो है ये हमारे, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? साइकिक नैरेटिव्स, ठीक है, इसको याद रखना है कि हमारे साइकिक नैरेटिव जो है उसको कौन सा चैलेंज कर रहा है और ब्रेक कर रहा है। इस कारण इसका आंसर मॉडर्नाइजेशन होगा, क्योंकि जो भी हमारा पहले ये मानना कि आज शनिवार है तो नाखून नहीं काटना चाहिए, आज संडे है तो बाल नहीं धोना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग हम लोग जनरली सुनते हैं कि उजला कलर का साड़ी मत पहनो, ऐसे वो मत, कि ये स्पेशल डे है तो काला मत पहनो, ऐसा ये सब है ना। तो जो ये सब जो भी स्टीरियोटाइप है उसको जो चैलेंज करता है, जो हमारा साइकिक नैरेटिव को चैलेंज करता है, वो मॉडर्नाइजेशन आएगा ना। उसको हम लोग मॉडर्न होना, जो मॉडर्न बाई थॉट, ठीक है, नॉट बाई ड्रेस, हम लोग सुनते हैं ना ऐसा। तो ये साइकिक नैरेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी कारण इसका आंसर मॉडर्नाइजेशन होगा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ साइंस फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इज बेस्ट नोन एज। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था, लग सकता है कि मेथोडोलॉजी और मेथड में से कौन सा होगा। सो मेथड जो है वो फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी में हेल्प करता है, जो कि डेटा कलेक्शन एक टूल्स की तरह काम करता है, और मेथोडोलॉजी जो है थ्योरेटिकल्स पार्ट है जो कि हेल्प करता है मेथड को यूज करने में। दैट्स वाई आई एम गोइंग विथ मेथड। अगर इसके साथ अगर किसी को लगता है कि ये नहीं होगा या कुछ भी, या कुछ वैलिड प्रूफ्स है, तो डू पुट दैट इन comment section. I will be covering that in next video. Then coming to the next question, which of the following according to Malinowski compromises the inherited artifacts, goods, technical process, idea, habit and value? तो मैंने मैलिनोविस्की का उधर याद करवाया था ना, कल्चर से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि जब भी इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडिया, हैबिट्स एंड वैल्यू आता है, तो ये मैलिनोविस्की का वो डिफिनीसन है। पहले तो कि ये याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो डायरेक्टली मैलिनोविस्की दे गया है, ठीक है। और ये कल्चर का डिफिनीसन है, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ लिया ना, तो ये कल्चर से रिलेटेड, तो इसका आंसर होगा कल्चर। देन क्वेश्चन नंबर 14, जेमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट आर एसोसिएटेड विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो जो ये जेमिनशाफ्ट और जेसलशाफ्ट है ये फर्डिनेंड टॉनिस का है, ये टॉनिस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये जर्मन थिंकर थे, ठीक है, ये जर्मन थिंकर थे। और कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी ये ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में, ट्रेडिशनल सोसाइटी। और एसोसिएशन ये मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, और ये जर्मन सोशलॉजिस्ट है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following theories argue that all society are divided into two main groups, ruling minority and rule? Okay. तो रूलिंग माइनॉरिटी और रूल, तो ये हो गया आपका रूल, जो कि रूल कर रहा है, ठीक है, जो रूल कर रहा है, और ये हो गए हम लोग माइनॉरिटी, ठीक है। तो जो आप पे रूल कर रहा है, ठीक है, जो आप पे रूल कर रहा है और जिस पे रूल हो रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरी आता है इलियट थ्योरी में, कि कुछ लोग जो जैसे कि हम लोग अंबानी अदानी के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा रिपोर्ट था मैं भूल रही हूँ, हाँ ऑक्सफैम, हाँ ऑक्सफैम रिपोर्ट था आई थिंक्स, जो कोविड के जस्ट बाद आया था, जिसमें सॉरी 1 मिनट, तो ऑक्सफैम रिपोर्ट आया था कोविड के बाद। तो उसमें ऐसा था कि क्यों कोविड के टाइम में जो धनी थे वो धनी ही रह गए, जो गरीब थे और गरीब होते रह गए। तो उनके जो इनकम में था उसमें वृद्धि हो रहा है, बाकी लोग में नहीं हो रहा है। तो दैट्स मीन्स, मेरा ये कहने का ये बस मतलब था कि जो कुछ लोग हैं वही रूल कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री से हो या बिजनेसमैन हो या फिर लीडर हो, ठीक है, बाकी रूल हो रहा है हम पे। तो ये इलीट थ्योरी इसके बारे में बात करता है। अब जो रूलिंग इलिट्स के बारे में है, वो किसने, इस पे डिफरेंट थ्योरी डिफरेंट थिंकर ने दिया है, जो मैं ट्राई करूँगी कि एक्सप्लेन कर सकूँ। तो रूलिंग इलिट्स जो है, पैरेटो ने इस पे थ्योरी दिया है सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स, ये याद रखिएगा, सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स, ये पूछ सकता है कि किसने दिया। तो ये पैरेटो ने दिया, और इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, रूलिंग एंड नॉन रूलिंग, और उसी को हम गवर्निंग क्लास और नॉन गवर्निंग क्लास कहते हैं, ठीक है, जिसको इन्होंने लायन और फॉक्सेस में डिवाइड किया। तो लायन में वो लोग आ गए जो जिसके पास पावर है, अपने फोर्स को यूज करके, अपने पावर के यूज करके वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। और फॉक्सेस में वो लोग आ गए जो कि कनिंग है, और इनको वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो अपने दिमाग कनिंग माइंड को यूज करके इनको हटा देते हैं और खुद रूलर बन जाते हैं। और इसी कारण बोलते हैं कि जो फॉक्सेस है वो एक टाइम पीरियड के बाद वो लायन बन जाते हैं, और फिर कोई दूसरा लायन आता है और उसको फिर से हटा देता है। तो ट्राई टू बी अ लायन नॉट अ फॉक्सेस, ओके, सॉरी, ट्राई टू बी अ फॉक्सेस नॉट अ लायन, ओके आई एम सॉरी। देन और ये इनका डिफिनीसन भी है, हिस्ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेवयार्ड्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। आप अपना कब्र खुद खोदते हैं, क्योंकि जब आप एक पोजीशन होल्ड करने लगते हो तो आपको लगता है कि अरे यार मेरे से अब तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आप जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, देन समवन कम, द फॉक्सेस कम विद द कनिंग माइंड, और आपको वहाँ से हटा देते हैं। सो ये वो बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा लायन एंड फॉक्सेस का। देन ओके, ये पढ़ लीजिए। देन दूसरा जो है वो याद रखने वाला है, ये है माइकल्स का रॉबर्ट माइकल्स का आयरन्स लॉ ऑफ एरिस्टोक्रेसी या फिर ओलिगार्की, ठीक है, रूल बाय द फ्यू। कुछ लोग ही हैं जो कि रूल्स कर रहे हैं, जब वो बिजनेसमैन है या मिलिट्री वाले हैं, लीडर है जो हम लोग बोल रहे थे, इनके बारे में इन्होंने बात किया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर मिल्स का है पावर इलिट्स, मिल्स का है, सी राइट्स मिल्स का है, वो है पावर इलिट्स। तो आपको याद रखना, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसी आता है, तो ये रॉबर्ट मिकल्स का है, और उसके बाद ये सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स आता है, देन ये पैरेटो का है, और उसके बाद पावर इलिट्स आता है, तो सी राइट्स मिल्स का। इसमें ये बोलते हैं कि ये अमेरिकन सोशियो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, जिसमें बोला है कि 3 इलिट्स ही हैं जो रूल कर रहे हैं, वही जो पॉलिटिकल इलिट्स है, ठीक है, उसके बाद मिलिट्री इलिट्स है और कॉर्पोरेट इलिट्स है, जो बिजनेसमैन है और नेता है और जो फौज से रिलेटेड है, वो यही लोग कर रहे हैं। अब ये अपने देश का नहीं है, पाकिस्तान का, या कहीं पे देख लिया तख्ता पलट हो रहा है बहुत सारे देश में, तो वहाँ पे मिलिट्री रूल कर रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल रूल अपने यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, और कॉर्पोरेट रूल भी देख ही रहे हैं, ओके। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, which of the following sociologists argue that the biography, history and their interaction in society are
3 कोऑर्डिनेटेड फॉर द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो जब भी आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे बेसिक जो बुक पढ़ाया जाता है वो है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है वो सी राइट्स मिल का लिखा हुआ है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द इमेजिनेशन ऑफ अदर। जब तक अदर का जो नोशन नहीं है आपके माइंड में, आप एग्जिस्ट नहीं करिएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो पढ़ना है, बहुत अच्छा बुक है। आई विल सजेस्ट कि आप सबको ही पढ़िए। तो ये सी राइट्स मिल्स का। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 70, दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट प्रोवाइड द सर्विस इज कॉल्ड। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले कि कितने टाइप का होते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड जो है वो हमारा ये टर्शियरी वाले। ठीक है, तो जो टर्शियरी वाले हैं वो सर्विस सेक्टर वाले होते हैं, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं। घर बैठे आपको कस्टमर सर्विस जो मिल जा रहा है, लड़के लोग को यस मैडम एंड ऑल दैट, एम्बुलेंस का सुविधा और बहुत सारी चीज़। तो ये जो है बैंकिंग से रिलेटेड सब, तो ये जो है वो टर्शियरी सेक्टर वाले आएंगे। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर वाले माइनिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, प्रिजन, आर्मी कैंप्स, मेंटल इंस्टीट्यूशन आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये प्रिजन, आर्मी कैंप्स और जो मेंटल इंस्टीट्यूशन है वो एग्जाम्पल है टोटल इंस्टीट्यूशन का। तो हम लोग को याद रख, सबसे पहले ये सोचने वाला बात है कि ये दिया किसने है। तो ये गवर्नमेंट का है। और इन किस बुक में बात किया है, तो द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो ये गवर्नमेंट का बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। उसमें इन्होंने बात किया है आई थिंक इसका। ठीक है, और हाँ, बैक स्टेज फ्रंट स्टेज भी इन्हीं का है। और रूल्स का, इम्प्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होते हैं वो इनका ही है कि जो इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, जो आप बच्चे को धमकी दिया जाता है कि ठीक से रहो नहीं तो बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा, अच्छे से रहो नहीं तो मिलिट्री का स्कूल जो होता है उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके रीसोशलाइजेशन है कि आपको एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में जहाँ पर सब कुछ देख रहा है, एक डिसिप्लिनरी वे में है, वहाँ पर आपको डाल दिया जा रहा है। तो सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है इनका, ये भी इन्हीं का बुक है बट एसाइलम वाले बुक में है ये। ठीक है, एसाइलम वाले बुक में है इसका कॉन्सेप्ट का, और ड्रामा से जो रिलेटेड है वो है इस बुक में। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन इज नॉट बर्न बट मेड इज ए स्टेटमेंट बाय, ये सिमोन de Beauvoir का है। और इनका जो बुक है वो है द सेकेंड सेक्स, जिसमें इन्होंने इसके बारे में बोला। अब इनका कहने का क्या मतलब है कि औरतें जन्म नहीं लेती है, उनको बनाई जाती है, ये बोला जा रहा है। तो ये सेक्स और जेंडर के बारे में बात करते हैं कि आप मैस्कुलिन या फेमिनाइन आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये बायोलॉजिकल हो सकता है जो कि आपका सेक्स है। ठीक है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा एक्ट करिएगा, कैसे बिहेव करिएगा, ये आपका जेंडर है। ठीक है, जो आपको बोला जाता है कि तुम लड़की हो तो इसी का नजाकत होना चाहिए, तुम लड़का है तो तुमको रोना नहीं है। तो ये सारे चीज़, रोना नहीं है, तुम्हें इस तरीके से करना है, ऐसे रहना है, ये हमारा क्या होगा, जेंडर, जो कि सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, और सेक्स हमारा वो बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखिएगा। बायो पावर जो है वो कॉन्सेप्ट किसका है, ये पूछ रहा है, बायो पावर। तो बायो पावर जो है वो मिशेल फुकवेट का कंसेप्ट है, मिशेल फुकवेट का कॉन्सेप्ट है। और इसमें इन याद रखने वाली चीज़ है, ये 3 टाइप ऑफ पावर का बात करते हैं, जिसमें सॉवरेन और
बायो और डिसिप्लिनरी। तो ये 3 टाइप ऑफ पावर इसमें आते हैं, सोवरेन, बायो और डिसिप्लिनरी। तो डिसिप्लिनरी में क्या होता है कि सोवरेन वाले हैं वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में होते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में कि या तो आपका जान लेगा या फिर जान देने देगा। ऐसा होगा ना कि एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो पनिशमेंट होता है उसमें जो टॉप पे है वो रूल कर रहा है, राजा वाला जो होता है, और वो चाहे तो किसी का भी जान ले सकता है और जाने दे सकता है, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके सोवरेन वाले में। देन आता है डिसिप्लिनरी पावर। ये क्या होता है कि ये डोसाइल बॉडी जो है, ये डोसाइल बॉडी जनरेट करता है थ्रू सर्विलेंस के थ्रू, कि ये आपके जो बॉडी है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। बायो पावर जो आ गए, इसमें क्या करता है कि आपका पॉपुलेशन, आपका लाइफ, डेथ, सब कुछ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका बायो पावर में। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो ये जो मिडिल रेंज थ्योरी है ये रॉबर्ट के मर्टन ने इंट्रोड्यूस किया। अब ये सोचने वाली बात है कि मिडिल रेंज थ्योरी क्या है। तो हमें पता है जैसा कि टालकट पार्से ने ग्रैंड थ्योरी का बात किया, जो कि हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, ग्रैंड थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि हम सब कुछ को ओवरऑल देखते हैं कि पूरे सोसाइटी का एक एस्पेक्ट पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे डेविएंस के बारे में पढ़ना है तो हम लोग पूरे समाज को पढ़ेंगे, ना कि ये पढ़ेंगे कि हाँ डेविएंस कोई है तो वो क्यों है, ठीक है। जो कि मर्टन है, इस कारण वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसको पार्सन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका जो फंक्शनलिज्म जो है वो बोलते हैं कि काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट है, वैगू है और पूरा एग्जेजरेटेड एक्सप्लेनेशन है जो कि अनवेरीफाइड है। आप वेरीफाइड नहीं करते हैं, इसीलिए कुछ एक फैक्चुअल या फंक्शनल एम्पिरिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू आप टेस्ट कर पाएँ। तो उसके लिए ये मिडिल रेंज थ्योरी लेकर आते हैं कि एक थ्योरी तो है ग्रैंड थ्योरी आपका, और एक एम्पिरिकल्स फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क होना चाहिए टू टेस्ट दैट थ्योरी। तो इसको लेकर ये मिडिल रेंज थ्योरी लेकर आते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन इवोल्यूनिस्ट, सॉरी ओके। तो इससे रिलेटेड जो होगा ये होंगे फ्रांसवाज, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल स्कूल वाले हैं, ओके। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल, 2 टाइप के स्कूल होते हैं, फ्रैंकफर्ट और सिंथेसिस स्कूल। तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर मैं किसी दिन वो शॉर्ट में पढ़ा दूँगी। तो बाकी लोग क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो फ्रांसवाज जो यूनिलिनियल थ्योरी जो होता है, यूनिलिनियल थ्योरी जो होता है उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इस स्कूल से बिलोंग करते हैं। और बाकी कार्ल मार्क्स, एल.एच. मॉर्गन और जो ई.वी. टाइलर जो है वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये तीनों इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। आप पढ़िएगा इनका एल.एच. मॉर्गन का जो थ्योरी है कि एक फिक्स जो प्रोग्रेस का स्टेज होता है उसी से सोसाइटी गुजरता है, जो कि मॉर्गन जो है वो सवेगरी, दूसरा बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन का बात करते हैं कि ये स्टेज होते हैं, फिक्स स्टेज होते हैं जिससे वो क्रॉस करते हैं, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ये लोग सपोर्ट करते हैं, टाइलर और मार्क्स वगैरह। तो ये ध्यान रखिएगा और इस कारण इसका आंसर होगा फ्रांसवाज, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपाथानी, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, सो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जीरो वैली है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ओके। जीरो वैली जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे ये पाया जाता है मेजरली। बट बिकॉज ऑफ
माइग्रेशन और प्रॉक्सिमिटी क्या हुआ कि ये असम में भी देखा जाने लगा है। तो अब यहाँ आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इस कारण हम लोग असम के साथ जा रहे हैं, नहीं तो आंध्र प्रदेश होता तो हम लोग आंध्र प्रदेश के साथ जाते। ओके, अब आ गया कि ड्रामेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी हैज अपीयर्ड इन द वर्क ऑफ, ये किसका, जो कि हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी गॉफमैन का है और इनका बुक जो है वो है जिसमें ये थ्योरी दिया हुआ है। जब हम लोग टोटल इंस्टीट्यूशन का बात कर रहे थे तो वो असाइलम में था, और जब हम ड्रामा से रिलेटेड इसके बारे में बात करते हैं जिसमें वो फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, रोल्स, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ये सब बात करते हैं। तो वो बुक कौन सा है? बुक है हाँ, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो इस बुक में इन्होंने बात किया है, ठीक है, कि आप ये एज अ मेटाफर यूज किया है इनको, जो ड्रामेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको एज अ मेटाफर ऑफ थिएटर यूज करते हैं, जिसमें बताता है कि हमारा जो ज़िंदगी है और हम जो है कैसे फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज इसमें डिवाइडेड है कि हम कैसे सामने होते तो क्या परफॉर्म करते हैं, पीछे रियल बैक स्टेज में हमारा रियल सेल्फ होता है, तो हमारा इम्प्रेशन मैनेजमेंट ओवरऑल कैसे होता है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने बताया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू स्ट्रक्चरलिस्ट थ्रू द सोशल थ्योरी, ये पूछ रहा है, ठीक है। कौन से इसमें से स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है अगर डायरेक्टली अगर देखा जाए तो, ये पूछ रहा है इसमें। तो थियोडोर अडोर्नो, रोनाल्ड बार्थेस, लुइस अल्थुसर, उसके बाद क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, तो इसमें से कौन सा है ये अडोर्नो जो है वो नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट है, याद रखिएगा। लुइस अल्थुसर जो है वो मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, ठीक है, ये मार्क्सिस्ट वाले हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चरलिस्ट है, बाकी ये लोग नहीं है। तो ये इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक तो स्ट्रक्चरलिस्ट कौन है तो आप ये तीनों याद रखना है, कौन सा नहीं है तो वो याद रखना है, ठीक है। देन 26 क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि कल्चरल लैग अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न्स रिफर्स टू। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कल्चरल लैग क्या होता है। तो जब भी कल्चर से रिलेटेड आएगा ना 2 टर्म होता है, ठीक है, एक कल्चरल लैग हो गया, एक हो गया टेक्नोलॉजिकल लैग, जो कि ये मैकआइवर से रिलेटेड मैकआइवर ने दिया, ठीक है। तो जब भी अगर ये आएगा कि कल्चरल लैग मतलब कल्चर लैग कर रहा है, पीछे है, ठीक है, कल्चर पीछे चला गया और टेक्नोलॉजी आगे चला गया। जब ये क्वेश्चन आएगा टेक्नोलॉजिकल लैग यानी कि टेक्नोलॉजी पीछे है और कल्चर आगे चला गया, तो उसको याद रखिएगा ऐसे करके ना, कल्चर, और इसको ऐसे करके आप एक डायग्राम बना लीजिएगा, उसे याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी पीछे कल्चर पे। तो इसमें अब ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर होगा। तो नॉन मटेरियल कल्चर्स लेग्स बिहाइंड द मटेरियल कल्चर, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द इकोनॉमी जो दिया हुआ है दूसरे नंबर में ये होगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट नंबर में पॉलिटी, बिहाइंड पॉलिटी, ये होगा नहीं। बिहाइंड रिलीजन, तो रिलीजन पॉलिटी इकोनॉमी इनका बात वो नहीं करते हैं, वो कल्चर का बात करते हैं, तो ये थर्ड नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है